नमस्कार, मैं हूं दया शंकर मिश्र, वही दया शंकर मिश्र जिसे गोदी मीडिया और सरकार ने इस किताब को लिखने के कारण इंडस्ट्री से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। वही दया शंकर जिसके चैनल को आप सब थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन लगातार प्यार दे रहे हैं। मैं एक ऐसी यात्रा पर इस वक्त निकला हूं जो चुनाव के बाद देश को समझने की कोशिश है। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर हूं। यह दौरा मैंने चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद शुरू किया। मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहले चरण में जा रहा हूं और अपने सीमित संसाधनों से यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में कैसे आखिर बीजेपी जीत जाती है। जिस सांप्रदायिकता को गुजरात तक में चुनौती मिलती है, गुजरात में एक सीट पर, कम से कम एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई और इसने सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई को एक नया आयाम दिया। आप देखें, सभी राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर किस तरह से जो मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही थी, जहां सबसे ज्यादा अंदेशा था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, उस उत्तर प्रदेश में अयोध्या ने मानो सांप्रदायिकता को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ? पहले चरण में मैं भोपाल में हूँ, उसके बाद जबलपुर और उसके बाद रीवा और अन्य हिस्सों से होते हुए मैं इस यात्रा में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक आखिर ऐसा मोदी का क्या मैसेज पहुंचा, क्या संदेश पहुंचा, जहां उन्होंने एक साथ इतना विशाल जनादेश 29 की 29 सीटें बीजेपी को दी। दूसरी ओर मैं यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने राहुल गांधी को एक तरीके से, जैसे राहुल की राजनीति को मध्य प्रदेश ने नकार दिया है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी का संदेश जो देश के कोने कोने में पहुंचा, उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूती से पहुंचा, बिहार में पहुंचा, कर्नाटक में पहुंचा, तेलंगाना में पहुंचा और मध्य प्रदेश जैसे ही बड़े राज्य महाराष्ट्र में पहुंचा, लेकिन वह विचार, वह सोच कैसे गायब हो गई मध्य प्रदेश में। हमने अलग अलग लोगों से मिलने की बात की, उनसे समझने की बात की है, लेकिन ज़्यादातर बातें जो अब तक हमारे सामने आई हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है कि राहुल का संदेश ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने में विफल रही है। दूसरी ओर बीजेपी अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने नेताओं के लगातार दौरों के माध्यम से और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तालमेल करके नेताओं के लगातार दौरों के माध्यम से जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। आपको जब यह समझना है कि कहीं बीजेपी को 29 की 29 सीटें मिल रही हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि बीजेपी ने जमीन पर क्या काम किया है, या बीजेपी जमीन पर नजर आती है या उसके ऊपर जो दूसरे आरोप हैं केवल उनमें ही सच्चाई है। हम अभी तक जो देख पाए हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता जमीन पर कांग्रेस के मुकाबले कहीं अधिक सक्रिय भूमिका में लोगों से संवाद करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक ऐसी मशीनरी खड़ी कर ली है जो लगभग मध्य प्रदेश में चप्पे चप्पे पर मौजूद है। बीजेपी के नेता कांग्रेस के मुकाबले नेताओं के ज़्यादा समीप कहे जा सकते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते देखे जा सकते हैं और उनके साथ अलग अलग मौकों पर अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ एक बात और भी समझनी है कि भले ही हमने कुछ अंचलों में देखा कि भले ही वहाँ बीजेपी नेता का प्रभुत्व नहीं है, लेकिन वह समाज के सुख दुख में ज़्यादा शामिल नजर आता है किसी कांग्रेसी नेता के मुकाबले। तो आपको यह समझना होगा कि यह जो राजनीति है, जो इस नए दौर की जो राजनीति है, उसमें जनसंपर्क की सबसे बड़ी भूमिका है और उससे बड़ी भूमिका है
अपने शीर्ष नेता के विचारों को जनता तक पहुंचाने में बीजेपी घर घर तक मोदी का विजन ले जाने में कामयाब रही है। जबकि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति को कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाने में विफल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जाति जनगणना पर बहुत कम बात करते हुए नजर आते हैं। उनके विचार हमको जातिगत जनगणना पर कम मिलते हैं, संविधान की रक्षा पर कम मिलते हैं और आरक्षण पर तो बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस अपने नेता को घर घर तक पहुंचाने के मामले में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे है। जब 2023 में विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, उस वक्त भी यही बात कही जा रही थी कि क्या राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष, कांग्रेस की मंडल पद्धति राहुल गांधी को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हुई। विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि हमें जमीन पर ऐसा कम नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनावों में लगभग वही तस्वीर, बल्कि अगर उसको सीटों में आप समझना चाहें तो मध्य प्रदेश में जो स्थिति बीजेपी की 2023 नवंबर के चुनाव में थी, इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ज्यादा मजबूती से वह नजर आती है। बीजेपी ने बहुत चतुराई से, बहुत सही समय पर, आप कहें, मैं यहाँ चुनावी रणनीति की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐन मौके पर उन्होंने चुनाव से पहले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। मध्य प्रदेश में कम से कम 15 सीटें ऐसी रही हैं जहां आखिरी समय पर 3 से लेकर और 5-7% वोटों का परिवर्तन आखिरी समय पर नेताओं की अदला बदली से संभाला गया। तो यह देखने की बात है कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती को लेकर अब क्या कदम उठाती है और राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी रणनीति को लेकर आगे आती है। हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारी मदद करें। हम अब आपके कहे अनुसार, आपके प्रोत्साहन के बाद ज़मीन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते यह बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। हमारी यह पहली कोशिश है जो हमने मध्य प्रदेश से शुरू की है, इसलिए हमारा साथ दें और लोकतंत्र को एक ऐसी आवाज़ दें जहां पर बिना किसी डर, बिना किसी भय और गोदी मीडिया के एजेंडे के बगैर सच आप तक पहुंच पाए, विश्लेषण आप तक पहुंच पाए। नमस्कार।